वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत आप सभी भावी अध्यापक एवं भावी अध्यापिकाओं का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन का यह मॉडल पेपर अपना 5वां है और 4 मॉडल पेपर हमने सफलतापूर्वक कर लिए हैं। ठीक है, अगर आपने 4 मॉडल पेपर नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाके जरूर देखना और आराम से उनको हल करना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, आज 5वें मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। बस आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप वीडियो को लाइक करके पैसेंस से इस वीडियो को अंत तक देखना, सारा काम मैं कर दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो और लास्ट में यह भी बताना कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है और आपके 150 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है मॉडल पेपर का कि कौन सा सही नहीं है। तो पहला ही है कि अपना कौन सा सही नहीं है, उसके बारे में अपन को बताना है। तो दोस्तों लोकायुक्त राजस्थान श्री प्रताप कृष्ण लोटरा है। प्रताप कृष्ण लोटरा है, क्या सही है? बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री मधुकर गुप्ता है, बिल्कुल है। अगला कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जिनकी जो आपकी जो एग्जाम लेगा उसके अध्यक्ष कौन है? श्री हरिप्रसाद शर्मा है। अच्छा, और निर्देशक RSCERT के अध्यक्ष का श्री संजय छोत्री हैं? नहीं, संजय छोत्री नहीं है। कौन है? कवि पाठक हैं। कौन है? कवि पाठक हैं। तो यही राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट लगाया जा रहा है। दोस्तों ये अपने कहां लगाया जा रहा है? दानपुरा बांसवाड़ा में लगाया जा रहा है। राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट दानपुरा बांसवाड़ा में लगाया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में ओवरऑल राजस्थान किस रैंक पर है? तो ओवरऑल राजस्थान अपने 25वीं रैंक पर है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में। अगला है कि राजस्थान सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान पुरस्कार से किस उपक्रम को सम्मानित किया है? तो दोस्तों ये अपने सम्मानित किया है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से राज्यसभा सदस्य नहीं है? तो राजस्थान से राज्यसभा सदस्य कौन नहीं है? दोस्तों इनमें से श्री दिग्विजय सिंह नहीं है और सभी हैं। अगला कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रमुख द्वारा वृक्ष मित्र सम्मान 2022 से किसे नवाजा गया है? दोस्तों ये अपने नवाजा गया है सिद्धि जौहर को नवाजा गया है। अगला कि राजस्थान सरकार द्वारा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में कौन सा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है? तो दोस्तों राजस्थान सरकार के द्वारा जो अपना स्टार्टअप है उसको बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में दोस्तों एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। उस प्रोजेक्ट का नाम आपसे पूछ ले तो आपको बताना है चैलेंज फॉर चेंज प्रोजेक्ट। अगला है कि राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? तो राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध अपनी सिंचाई कुओं का निर्माण से है। किससे है? सिंचाई कुओं का निर्माण से है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किन जिलों में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था विद्यमान है? तो किन जिलों में है पुलिस कमिश्नर व्यवस्था? तो दोस्तों अपने है जयपुर और जोधपुर में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था है। ठीक है, स्थान जहां रावण ने मंदोदरी से विवाह किया था वह स्थान कौन सा है? दोस्तों वह स्थान कौन सा? अपना मंडोर। कौन सा है? मंडोर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा युग्म असंगत है? असंगत युग्म की पहचान कीजिए। तो दोस्तों हर्ष माता का मंदिर आबनेरी दोसा, विभीषण का मंदिर कैथून कोटा, विभीषण जी का मंदिर कैथून कोटा, हर्षनाथ का मंदिर अपने सीकर, बिल्कुल हर्ष की पहाड़ियों पे, और अर्थुना मंदिर अपने बाड़मेर दे रखा है लेकिन ये बाड़मेर गलत आ जाएगा। अर्थुना का मंदिर तो अपने कहां पे है? बांसवाड़ा में है। तो राइट आंसर चौथा। अगला है कि अविका कवच योजना का संबंध किस पशु से है? तो अविका कवच योजना का संबंध आपसे पूछ ले कि किस पशु से है, तो आपको क्या बताना है दोस्तों? अविका कवच योजना का संबंध आपसे पूछ ले तो आपको बताना है भेड़ से संबंधित है। भेड़ से संबंधित अविका कवच योजना। अगला कि जिला तथा राजस्थान के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर में त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो शुभंकर के बारे में कौन सा गलत है? दोस्तों जालोर का भालू है, अजमेर का खरमोर पक्षी है, या खड़मोर पक्षी है, या भरतपुर का सारस क्रेन है, लेकिन दौसा का मगर नहीं है, दौसा का खरगोश है। क्या है? खरगोश है दौसा का। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार 2009 के संबंध में सही नहीं है। तो कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है दोस्तों? इनमें से सारे कथन सही हैं, लेकिन दूसरा कथन गलत है कि इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंध है। ये अपना कथन सही नहीं है। अगला है कि बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? अपने 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ठीक है, चलिए अगला कि निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 के तहत निजी एवं विशिष्ट श्रेणी शालाओं में निम्नांकित प्रतिशत बच्चों की पहली कक्षा में प्रविष्ट होने चाहिए। पहली कक्षा में कितने बच्चे प्रविष्ट होने चाहिए दोस्तों? ये अपने होने चाहिए लगभग 25%। ठीक है, चलिए अगला है कि विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्य समिति की बैठकों के लिए गण पूर्ति उसके कुल सदस्यों की होगी। गण पूर्ति आपसे पूछ ले तो आपको बताना है 1/3 गण पूर्ति। अगला है कि आरटी एक्ट 2009 की धारा 12(1) ग के अंतर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश हेतु कौन सी कक्षा एंट्री केवल निर्धारित की गई है? ये की गई है कक्षा प्रथम से। अगला है आपकी बेटी योजना के तहत आर्थिक सहायता के लिए अनिवार्य पात्रता है। इसके लिए अपने राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत होना चाहिए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की छात्रा इनमें होनी चाहिए, माता पिता दोनों का अथवा एक का निधन हो गया हो, ये इसमें शामिल होना चाहिए। यानी कि उपयुक्त सभी के लिए आपकी बेटी योजना के तहत आर्थिक सहायता के लिए अनिवार्य पात्रता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी है ये। अगला है कि शैक्षणिक 20वां प्रश्न है कि शैक्षणिक प्रबंधन सूचना प्रणाली किसके द्वारा प्रवर्तित है? तो शैक्षिक प्रबंध सूचना प्रणाली किसके द्वारा प्रवर्तित है दोस्तों? यह है अपने NUEPA के द्वारा, NUEPA के द्वारा। अगला है कि NEP 2020 में कब तक सभी प्राथमिक स्कूलों में ग्रेड 3 तक सभी विद्यार्थियों द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कार्यान्वयन योजना तैयार की जाएगी दोस्तों? अपनी की जाएगी 2025 तक। अगला कि विद्यालय प्रबंधन समिति का मुखिया होता है। तो विद्यालय प्रबंधन समिति का मुखिया आपसे पूछ ले तो अपने विद्यालय ही होता है। विद्यालय प्रबंधन समिति का मुख्यालय होता है तो विद्यालय खुद ही इसका मुख्यालय होता है। अगला है कि राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के अंतर्गत चलाया गया कार्यक्रम कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के साथ चलाया गया कार्यक्रम आपसे पूछ ले तो आपको बताना है कौन सा कार्यक्रम ये अपने चलाया गया है। कौन सा कार्यक्रम दोस्तों? ये अपने बेसलाइट असेसमेंट कार्यक्रम, स्टार ब्लू2 स्कूल कार्यक्रम, उपचारात्मक शिक्षण, यानी कि सभी उपरोक्त सभी कार्यक्रम चलाए गए हैं। अगला कि DISE नामक सॉफ्टवेयर के डाटाबेस का प्रथम संस्करण 1995 के मध्य कौन सी संस्था द्वारा जारी किया गया था? दोस्तों आपसे पूछ ले कौन सी संस्था द्वारा जारी किया गया था? तो आपको बताना है 24 का राइट आंसर NIEPA के द्वारा। ठीक है, अगला है कि टीचर सपोर्ट मटेरियल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? टीचर सपोर्ट मटेरियल के संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों? अपना यह उपरोक्त सभी कथन में से सही है। पहला कथन कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा कक्षा 3 तक मूलभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान की दक्षता के लक्ष्य को प्राप्त करना। और दूसरा कथन कहना है कि यह कार्यक्रम नई शिक्षा नीति 2020 में फाउंडेशन लिटरेरी एंड न्यूमेरिकली FLN पर आधारित है और इसके अंतर्गत शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए प्रति शिक्षक 200 रुपए की राशि अनुमोदित की गई है। ठीक है, अगला है कि राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य आपसे पूछ रहे तो आपको बताना है चरेवेती। ठीक है, यानी कि चलते रहो। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में पर्यटनों का एक प्रमुख आकर्षण पोद्दार की हवेली है, जो अपने कहां पे स्थित है? पोद्दार की हवेली दोस्तों, पोद्दार की हवेली अपने नवलगढ़ कहां पे है? सीकर में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला कहां पे अवस्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला सोलर पार्क अपने जोधपुर में अवस्थित है। कहां पे है? जोधपुर में अवस्थित है विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला सोलर पार्क अपने जोधपुर में अवस्थित है। अगला कि निम्न में से कौन सा खनिज और उत्पादक जिला सही सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है दोस्तों? टंगस्टन नागौर में पाया जाता है, गार्नेट टोंक में पाया जाता है, वोलेस्टोनाइट सिरोही में पाया जाता है, लेकिन फेल्सपार उदयपुर इसका गलत आ जाएगा। ठीक है,
चलिए नीचे कमेंट करके बताना कि फेल्सपार का उत्पादन है अपने किस जिले से संबंधित है। ठीक है, अगला है कि निम्न में से कौन सी जनजाति समूह राजस्थान में निवास नहीं करती। तो कौन सी नहीं करती? गरासिया करती है, डामोर करती है, कथोड़ी करती है। गोड़ ये अपने राजस्थान में निवेश नहीं करती। ठीक है, अगला है कि राजस्थान के किन जिलों में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है। तो राजस्थान के किन जिलों में होता है? तो अपने गंगानगर और बांसवाड़ा में अमेरिकन कपास का उत्पादन देखने को मिलता है। अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम में जमाइए। तो अगर हम अवरोही क्रम में जमाएं तो जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है। तो अपने राजस्थान के सवाई माधोपुर, सिरोही और भीलवाड़ा और अजमेर में लाल व पीली मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि सफारी पार्क जयपुर में एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुआ देखने के लिए लोकप्रिय है। तो कौन सा सफारी पार्क की बात आ रही है? झालाना सफारी पार्क। अगला है कि स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन से हैं। तो इंपोर्टेंट है वन रिपोर्ट 2021 वाली। तो इसके अंतर्गत अगर बात करें तो सबसे ज्यादा वन अपने किन जिलों में है, किन 3 जिलों में है। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है 35 का राइट आंसर। क्या बताना है? उदयपुर में सबसे ज्यादा, फिर उदयपुर में सबसे ज्यादा, फिर अलवर में, फिर प्रतापगढ़ में। अगला कि वाकल, मेशवा और हथमती किसकी सहायक नदियां हैं। तो वाकल, मेशवा और हथमती ये अपनी किसकी हैं? साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो नहीं की बात करता है तो अपने माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल। इंदिरा गांधी नहर परियोजना अपने राजस्थान और उत्तर प्रदेश की है, ये अपना गलत आ जाएगा, ये अपना सम्मिलित नहीं है और सभी सम्मिलित है। बाखड़ा नागल परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की है। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की, बिल्कुल। ये अपने इंदिरा गांधी नहर परियोजना सही आ जाएगा। अगला है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWHW जलवायु प्रदेश की कौन सी एक विशेषता है। तो कौन सी है कि शुष्क एवं उष्ण दशाएं इसमें पाई जाती है BWHW में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटियां उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही है। तो उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम की बात करें तो सबसे बड़ी फिर छोटी। ठीक है, सबसे छोटी के अनुसार अगर बात करें तो शेर, देलवाड़ा, फिर जरगा व अचलगढ़ ये अपने ऊंचाई क्रम में सही है। अगला है कि चंद्राकार बालू का स्तूप को कहा जाता है। तो चंद्राकार बालू का स्तूप को दोस्तों अपन बरखान बालू का स्तूप भी कह सकते हैं। अगला है संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया था। तो संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री आपसे पूछ रहे तो अपने माणिक्यलाल वर्मा को नियुक्त किया गया था। अगला है भोगीलाल पांड्या, हरदेव जोशी, शिवलाल कोटड़िया स्वतंत्रता सेनानी किस क्षेत्र के प्रजामंडल से संबंधित हैं। तो अपने डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित है। अपने भोगीलाल पांड्या हो गए, हरदेव जोशी हो गया, शिवलाल कोटड़िया हो गया। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कृषक आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है। तो कौन सा कृषक आंदोलन है जो भील जनजाति से संबंधित है। तो भगत आंदोलन अपने भील जनजाति से संबंधित है। अगला 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो मेवाड़ का पूछ सकता है, मारवाड़ का पूछ सकता है, और जयपुर को पूछ सकता है। तो आपको मेवाड़ का बताना है कौन था। तो कप्तान शावर। ठीक है, ये अपने मेवाड़ का था। अगला है कि चित्रकार अली रजा, हामिद, रुकनुद्दीन, रामलाल किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं। ये सभी के सभी अपने बीकानेर चित्रकला से संबंधित है। अगला है कि निम्न में से कौन सा कला और प्रमुख केंद्र सम्मिलित नहीं है। इनमें से बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों अपने गालीचा निर्माण जयपुर प्रसिद्ध है, कठपुतली अपने उदयपुर प्रसिद्ध है, अजरक प्रिंट बाड़मेर की है, थेवा कला अपने सीकर की थोड़ी ना है। ठीक है, यही अपने गलत है। थेवा कला तो अपने किसकी है? प्रतापगढ़ की। चलिए अगला है कि कंदोरा आभूषण स्त्रियों के शरीर के किस भाग में पहनती है। तो स्त्रियां कंदोरा दोस्तों अपने किस भाग में पहनती है? अपने कमर में पहनती है कंदोरा। ठीक है, अगला है कि पोमचा क्या है। पोमचा सबको पता है कि पोमचा अपने रंगाई की एक शैली है पोमचा। ठीक है, रंगाई की एक शैली को पोमचा कहते हैं, वस्त्र भी है पोमचा। ठीक है, चलिए स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा का संबंध आपसे पूछ सकता है। तो स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा का संबंध आपसे पूछ ले तो सबको पता है जैसलमेर जिले से इनका संबंध देखने को मिलता है। अगला है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा लोक देवी और प्रमुख मंदिर असंगत है, इसके बारे में अपन को छांटना है।
तो अगर हम छांटे दोस्तों तो इनमें से कौन सा असंगत है, तो ब्राह्मणी माता का मंदिर सोरसेन 12 में है बिल्कुल, नारायणी माता राजगढ़ अलवर में है बिल्कुल, यानी कि हमसे सिर्फ 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नारायणी माता का मंदिर। कभी आओ तो मेरे से संपर्क जरूर करना, ठीक है। चलिए अगले, आवरी माता आसावरा चित्तौड़गढ़ में है बिल्कुल, लेकिन जिलानी माता जासोल बाड़मेर में नहीं है, ठीक है, ये अपना राइट आंसर आ जाएगा। अगला है कि खालसा खाकी नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग हैं, तो खालसा हो गया, ये सभी सभी अपनी दादू पंथ संप्रदाय से संबंधित भाग हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है, तो कौन सी प्रथा अपनी विवाह से संबंधित है, तो अपने मोट भराई अपने विवाह से संबंधित है। अगले लोक नृत्य अग्नि संबंधित है, तो अग्नि लोक नृत्य दोस्तों अपने किससे संबंधित है, जसनाती संप्रदाय से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्योहार नहीं है, तो जैन त्योहार इनमें से कौन सा नहीं है, तो दोस्तों दश लक्षण पर्व भी जैन है, महावीर जयंती पर पर्व भी जैन है, सुगंध दशमी भी जैन पर्व है, लेकिन बड़ी सातम अपने जैन धर्म का त्योहार नहीं है, हिंदुओं का त्योहार है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, तो कौन सा असत्य है, इसमें से पुष्कर मेला आश्विन पूर्णिमा को पड़ता है, ये अपना असत्य है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, तो 2010 में इनमें से कौन सा किया गया था, तो इनमें से जंतर मंतर जयपुर अपने 2010 में शामिल किया गया था, ठीक है। अगला कि बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी, तो महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी, तो दोस्तों अपने की थी अपने जगमाल सिंह के द्वारा, किसके द्वारा, जगमाल सिंह के द्वारा। अगला 1818 में अंग्रेजों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर राज्य का शासक कौन था, तो उस समय जयपुर राज्य का शासक था सवाई जगत सिंह। अगला कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था, तो ताम्रवती नगरी के नाम से, अपने ताम्रवती नगरी के नाम से प्राचीन काल में किसे जाना जाता था, गणेश्वर को, ठीक है, इसे ही तो जाना जाता था, या फिर आहड़ को, ठीक है, गणेश्वर को जाना जाता था, गणेश्वर, ताम्रवती नगरी के नाम से गणेश्वर को जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिले में किस नदी के कांठे में स्थित है, तो कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिले के किस नदी के कांठे में स्थित है, तो दोस्तों अपने गग्गर नदी के कांठे में स्थित है। अगला साहित्यिक रचना पग फेरो के रचयिता कौन थे, तो पग फेरो के रचयिता आपसे पूछ रहे तो मणि मधुकर थे। रागड़ी किस बोली की उपबोली है, तो रागड़ी दोस्तों अपने मालवी की उपबोली है। अगला प्रश्न है कि दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पुस्तक और लेखक असंगत है, तो कौन सा असंगत है दोस्तों, इनमें से दोस्तों देश दर्पण शंकरदान सामोर के द्वारा लिखित है। अगला है कि सूरज प्रकाश कर्णिदान के द्वारा लिखित है, बिल्कुल सही आंसर है। किरतार बामनी अपने कवि ईसरदास की नहीं है दोस्तों, किरतार बामनी अपने कवि ईसरदास की नहीं है, रघुनाथ रूपक अपने मंदाराम सेवक की है, बिल्कुल। अगला है कि वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया था, तो वंश भास्कर अपने डिंगल भाषा में लिखा गया था, ठीक है। और इसके रचयिता कौन थे, नीचे कमेंट करके बताना, ठीक है, जरूर। अगला खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग का प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वकर्ता होता है, कौन होता है, इनमें दोस्तों अपने होता है मंत्री नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग का। अगला कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना आपसे पूछ रहे तो आपको बताना है 1974 में की गई थी। अगला है कि मानव विकास सूचकांक पहली बार कब प्रकाशित हुआ था, तो मानव विकास सूचकांक आपसे पूछ ले पहली बार कब प्रकाशित हुआ था, तो 1990 में हुआ था। अगला है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा की जाती है, तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना अपने किस विधि द्वारा की जाती है, तो व्यय विधि द्वारा, आय विधि द्वारा, उत्पादन विधि द्वारा, यानी कि उपरोक्त सभी विधियों के द्वारा अपने भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था अपने मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारतीय अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारतीय संसद में कब पारित हुआ था, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अपने भारतीय संसद में 24 दिसंबर 1986 को पारित हुआ था।
ऋण के अनौपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। तो ऋण के अनौपचारिक स्रोतों में कौन शामिल नहीं है? तो बैंक इसमें ऋण के अनौपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। नियोक्ता है, साहूकार है, रिश्तेदार है, ये अनौपचारिक ऋण के लिए तो बैंक बिल्कुल भी, औपचारिक में बैंक हो सकता था लेकिन अनौपचारिक स्रोतों में बैंक शामिल नहीं है। अगला है कि देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक आपसे पूछ ले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलन नया पैसा कब और कब पैसा हो गया? तो मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? तो कब पैसा हो गया था? तो दोस्तों ये अपने 1 जून 1964 को हो गया था। अगला है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत निम्नलिखित में से कौन लाभान्वित नहीं हो सकता? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत निम्नलिखित में से कौन लाभान्वित नहीं हो सकता? दोस्तों इनमें से लाभान्वित वो नहीं हो सकता ऐसे परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य आयकरदाता हो। बिल्कुल ऐसा परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी, अर्ध सरकारी, स्वायत्तशासी संस्थानों, नियमित कर्मचारी अथवा 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हो। बिल्कुल ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा भी नहीं ले सकता गेहूं। अगला है कि ऐसे परिवार जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो। बिल्कुल ऐसा भी नहीं ले सकता। अगला है उपरोक्त सभी कथन बिल्कुल सत्य हैं, यानी कि जो इन कथनों का पालन करते हैं उनको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से उनको लाभान्वित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है कि तेंदुलकर समिति के अनुसार वर्ष 2011-12 में भारत की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं? तो दोस्तों तेंदुलकर समिति के अनुसार वर्ष 2011-12 में भारत की कुल जनसंख्या के 21.9% लोग गरीब हैं। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विवादों को सुलझाने हेतु संदर्भ बिंदु के रूप में प्रयुक्त अंतरराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों के संबंध में WTO निम्नलिखित में से किसके साथ सहयोग करता है? तो WTO दोस्तों कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन के साथ सहयोग करता है। अगला है कि भारत में आर्थिक सुधारों की पीढ़ियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो भारत में आर्थिक सुधारों की पीढ़ियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में पूछ रहे तो आपको बताना है दोस्तों कि सभी के सभी कथन क्या हैं? सत्य हैं। इसको आप वीडियो को पॉज करके आसानी से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय कृषि के वाणिज्यीकरण के पीछे क्या कारण निहित था? तो क्या कारण निहित था अंग्रेजों द्वारा भारतीय कृषि के वाणिज्यीकरण के पीछे का? दोस्तों ये कारण आपसे पूछ ले तो आपको बताना है इंग्लैंड के उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाना, ये उनका मेन कारण था। अगला है कि अच्छा ये तो उनका मेन कारण था, यही था। ठीक है, अगला है कि निम्न में से अविकसित अर्थव्यवस्थाओं की क्या विशेषता है? तो निम्न में से अविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता आपसे पूछ ले तो आपको बताना है कृषि प्रधानता। अविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता कृषि प्रधानता, यही आएगा, है ना, यही आएगा कि अविकसित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है? काला बाजारी, अत्यधिक प्रयोग, विकसित मुद्रा बाजार या फिर कम जनसंख्या दबाव। तो यही आएगा कि कृषि प्रधानता, शायद मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या आएगा नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। अगला है कि नीचे दिए गए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ है नगर, एक तरफ है उद्योग, तो सही का चयन करें। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि जो अपने अनशन दोस्तों अनशन अपने लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है और इट्राइट अपने दोस्तों ऑटोमोबाइल्स के लिए प्रसिद्ध है और अपने जो हवाना अपने श्रृंगार के लिए प्रसिद्ध है और नौगया अपने सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध। राइट आंसर दूसरा। अगला प्रश्न है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। फिर से सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में क्या कह रहा है कि सचल कृषि, कुछ कृषियां हैं और कुछ देश हैं। ठीक है, उसके बारे में बताना है। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि संचल कृषि अपने अमेजन घाटी में की जाती है और चलवासी पशुचारण अपने किससे संबंधित है? अपने मंगोलिया से संबंधित है। ठीक है, चलवासी पशुचारण अपने मंगोलिया से संबंधित है और पशुधन फार्मिंग अपने किससे संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से। और जो अपने मत्स्य खेत एवं शिकार अपने टुंडा प्रदेश से संबंधित है। राइट आंसर सेकंड। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। एक तरफ अवस्थिति है, एक तरफ उद्योग है। कौन सा उद्योग कहाँ पे स्थित है?
तो डेंड्राइन में दोस्तों आपसे कौन सा उद्योग है, तो डेंड्राइन में अपना एक उद्योग है, उसका नाम है अपने, क्या है उसका नाम, उसका नाम है ऑटोमोबाइल अपने डेंड्राइन में है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें कि जो ये है कौन सा, कि याकोहामा में अपने जहाज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जहाज का निर्माण, ठीक है। याकोहामा में अपने जहाज का निर्माण होता है। और जो दो हैं उनमें अपने एक्रोन में तो अपने किसका होता है? एक्रोन में अपने होता है किसका? इसका होता है संश्लेषण रबड़ का। और जो बचा है उसका लोहा इस्पात में होता है। लोहा इस्पात का कहाँ पे होता है? लोहा इस्पात को ग्लासगो में होता है। तो राइट आंसर आ जाएगा अपना ए का 4 और बी का 3 और सी का 2 और डी का 1। अगला, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कौन सी है? तो राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी आप सबको पता है कौन सी है? टेक्सटाइल सिटी पूछा है, टेक्सटाइल सिटी अपने तो भीलवाड़ा है। अगला है कि वह वन जिसके वृक्ष सदा हरे रहते हैं क्या कहलाते हैं? वह वन जिसके वृक्ष सदा हरे रहते हैं, वह वन अपने सदाबहार वन कहलाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कहाँ अयनवर्तीय वृक्षावन पाए जाते हैं? तो अयनवर्तीय वृक्षावन अपने कांगो घाटी में पाए जाते हैं। अगला है कि जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तब कैसा जमाव उत्पन्न होता है? तो दोस्तों अपने निम्न जमाव उत्पन्न होता है जब सूर्य व पृथ्वी एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। समकोण 90 डिग्री कोण पर होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी धाराएं ठंडी जलधाराएं हैं? तो निम्न में से कौन सी धाराएं ऐसी है जो ठंडी जलधाराएं हैं? तो लेब्राडोर धारा और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया धारा, ये अपने कौन सी है? ठंडी धाराएं हैं, फर्स्ट और थर्ड। अगला, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में महासागर और सबसे गहरे स्थान, ठीक है, इसके बारे में अपन को बताना है। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि जो प्रशांत महासागर है वो अपने इस प्रशांत महासागर में सबसे गहरा स्थान अपने मैरियाना ट्रांस है, ठीक है, मैरियाना ट्रांस है। और अंटार्कटिका महासागर में सबसे गहरा स्थान अपने फ्यूटोरिको ट्रेंच है, ठीक है। और हिंद महासागर में सबसे गहरा आपसे पूछे तो जावा ट्रांच है। और आर्कटिक महासागर में अपना यूरेशियन बेसिड ट्रांच है, ठीक है। ये अपने सबसे गहरा स्थान है ये, ठीक है, ये महासागर है। तो राइट आंसर अपना सेकंड आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है? तो पृथ्वी से धरातल की ओर वायुमंडल का सही उपक्रम आपसे पूछ रहे तो सौम्य मंडल पहले, समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, सबसे ऊपर आयन मंडल। अगला है कि गर्मियों के समय भारत के महान मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवाएं क्या कहलाती है? तो लू कहलाती है। अगला है कि पछुओं पवनों की सर्वाधिक गति होती है। तो पछुओं पवनों की सर्वाधिक गतियां होती हैं तो दोस्तों ये अपने होती है दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीपों पर। अगला है कि 180 देशांतर कहलाता है। तो 180 देशांतर अपने क्या कहलाते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि अक्षांश रेखाओं के संबंध में कौन सा सही कूट है? तो अक्षांश रेखाओं के संबंध में कौन सा सही कूट है? तो इसमें आपसे पूछ लिया तो आपको क्या बताना है दोस्तों? आपको बताना है कि पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। बिल्कुल, विषुवत रेखा के समांतर खींची गई क्षैतिज रेखाएं होती है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशीय वृत्त की त्रिज्या में कमी आती है। और दय कह रहा है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध जोन कहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर सभी राइट आंसर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। कहां पे सीधी पड़ती है? तो भूमध्य रेखा पर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्यों के पुनर्गठन का अधिकार है? तो किस संविधान के तहत है? अनुच्छेद 3 के तहत। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी? तो भारतीय संविधान में कुल महिलाएं 15। अगला है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए कि कौन सा संविधान किस से संबंधित है। तो दोस्तों कौन सा संविधान किस से संबंधित है इसके बारे में अपन को बताना है। 98 का राइट आंसर आपसे पूछ रहे तो वो क्या बताना है? तो आपको बताना है दोस्तों कि जो ग्राम पंचायत का गठन है वो अपने किस संविधान में किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अपने अनुच्छेद 40 में कहा गया है। सम्मान नागरिक संहिता
अपने अनुच्छेद 44 में है। और कृषि और पशुपालन ये पूछ ले तो अपने अनुच्छेद 48 में है। न्यायपालिका का कार्यपालिका में पृथक्करण अपने अनुच्छेद 50 में है। तो राइट आंसर सेकंड। अगला है कि निम्नांकित में से किसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र प्रस्तुत करेंगे? तो किसे करेंगे? राष्ट्रपति को करेंगे। अगला है कि राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? तो वास्तविक शक्तियां आपसे पूछ ले तो मुख्यमंत्री के पास होती है राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां। अगला कि एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो कौन से कथन सही हैं? तो इनकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, ये अपना कथन सही है और सभी गलत हैं। अगला प्रश्न क्या करा है? अच्छा, इनमें से दूसरा सही है, यानी 1 2 3, यानी कि सभी 1 2 3 कथन सही है और चौथा गलत है। वो पढ़ लेना आप, ठीक है, वीडियो को पॉज करेंगे। अगला है कि निम्न में से भारत का कौन सा प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय राज्य विधानसभा का सदस्य था? तो कौन सा प्रधानमंत्री? HD देवगौड़ा था। अगला है कि किस संविधान संशोधन द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा के लिए संविधान में अंत स्थापित किया गया था? यह किया गया था अपने 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है कि जहां यह प्रश्न उठता है कि राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता से ग्रस्त हो गया या नहीं, तो वह प्रश्न अंतिम विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा। तो अपने किया जाएगा दोस्तों अपने कि सदन के ऐसे सदस्य के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा जिसे वह सदन इस नियमित निर्वाचित करे, ठीक है, इसके लिए किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के निर्वाचन संख्या में वृद्धि की गई? तो लोकसभा के निर्वाचन की संख्या में वृद्धि अपने 31वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। अगला है कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो आर्थिक सिद्धांत भी है, सामाजिक सिद्धांत भी है, प्रशासनिक सिद्धांत, ये सभी के सभी अपने अंतर्निहित है। अगला कि संविधान के मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था? तो संविधान के मौलिक कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित किया गया था। अगला कि भारतीय संविधान के अनुसार समानता के मूलभूत अधिकारों में क्या शामिल नहीं है? तो समानता के मूलभूत अधिकारों में आर्थिक समानता सम्मिलित नहीं है। अगला कि निम्न में से भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क ग में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? तो क ग में कौन सा उल्लेखित नहीं है? राष्ट्रीय आंदोलन ये उल्लेखित नहीं है। प्रभुत्व है, एकता है, अखंडता है, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन इनमें सम्मिलित नहीं है। अगला है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन दोस्तों अपने कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। अगला है कि गांधी जी ने श्रीमद् भगवत गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग कहाँ लिखी थी? तो अनासक्ति योग अपने गांधी जी ने कहाँ पर लिखी थी? ये अपने लिखी थी कोसानी में, ठीक है। अगला है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसको मिलाएं तो ये अपने आंसर के तौर पर अगर हम बात करें, यानी कि इस प्रश्न का जो तात्पर्य है वो क्या कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए, यानी कि किन को किन नाम से जाना जाता है। तो किन को किन नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो अब्दुल गफ्फार खां है उनको अपने किस नाम से जाना जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खां को आपको पता होगा कि सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और अपने जो मोहनदास करमचंद गांधी को अपने किस नाम से जाना जाता है? उनको महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो अपने ये हैं सुभाष चंद्र बोस को अपने किस नाम से जाना जाता है? तो उनको अपने किस नाम से जाना जाता है? अच्छा, सुभाष चंद्र बोस जी को, तो सुभाष चंद्र बोस जी को अपने नेताजी के नाम से, ठीक है। और मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी के नाम से, और रविंद्रनाथ टैगोर को अपने गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर है 2 3 1 4। तो 2 3 1 4 ये इंपॉर्टेंट बहुत सरल प्रश्न था, ठीक है, सबको पता है इसके बारे में। तो अगला किस महान नायक ने विदेशी आक्रांता मोहम्मद गोरी के साथ बहादुरी के साथ युद्ध किया और उसे तराइन के महान युद्ध में परास्त किया? तो ऐसे कौन महानायक थे? ऐसे महानायक थे पृथ्वीराज चौहान। अगला मुगल काल में खुदा कास्त व पहाड़ी कास्त क्या थे? तो मुगल काल में खुदा कास्त व पाहिया कास्त क्या थे दोस्तों? तो पाहिया कास्त आपसे पूछ ले तो क्या थे? तो ये थे अपने किसानों के प्रकार। अगला है कि
हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व अपने किया था मानसिंह फर्स्ट ने। अगला एक, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। ये खूब आ रहे हैं दोस्तों, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जा सकते हैं। तो सूची फर्स्ट, इनसे कई सारे प्रश्न अपनों को पता चलते हैं दोस्तों, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, इनसे अपनों को कई सारे प्रश्न को पता चलता है। तो अगर हम 116 नंबर के प्रश्न की बात करें तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि दीवान ए रिसालत अपने धार्मिक मामलों का विभाग है। दीवान ए कोही ये मुस्लिमों का संबंधित है, ठीक है। और दीवान ए कोही ये अपने संबंधित है, कृषि विभाग से संबंधित है। और दीवान ए ऐशा अपने पत्राचार विभाग से संबंधित है। और दीवान ए अर्ज सैन्य मामलों के विभाग से संबंधित। तो राइट आंसर थर्ड, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो इनकी जानकारी का मुख्य स्रोत सिक्के हैं। अगला है कि कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन इनमें से सत्य है? तो सभी के सभी कथन सत्य हैं, बौद्ध धर्म के संबंधित। अगला है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विकसित महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है दोस्तों? ये अपने अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में मिलता है। अगला है गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? तो उसका नाम आपसे पूछ सकता है। तो उस प्रवचन धर्म मुद्रा का नाम आपसे धर्मचक्र है, ठीक है, धर्मचक्र उस मुद्रा का नाम है। अगला है कि अणुवत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अणुवत सिद्धांत का प्रतिपादन आपसे पूछ ले तो आपको बताना है जैन धर्म के द्वारा किया गया था अणुवत सिद्धांत का प्रतिपादन। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है और कौन सा नहीं है, इसके बारे में अपन को बताना है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और सिर शास्त्रण यानी कि हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। ये अपना राइट आंसर आ जाएगा और सभी के सभी गलत है। अच्छा, ये भी अपना इनको भी पढ़ते हैं, गलत तो कैसे हो सकता है, ठीक है। तो पहला तो अपना ये तो अपना सही है ही, ठीक है, ये तो अपना सही है, तो यही अपना सही है शायद यही। और औरों की बात करें तो ऋग्वेद कालीन आर्यों के स्वर्ण चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को ताम्र लोहा का ज्ञान था, ये गलत है। अगर ऋग्वेद कार्यों में घोड़ों पालतू बनाया जाता, ये बिल्कुल ही गलत है, यानी कि फर्स्ट ही राइट आंसर आ जाए, केवल फर्स्ट अपना सही है। अगला है कि मनुस्मृति में सरस्वती और दृश्यवती नदियों के बीच प्रदेश को पुकारा जाता था। तो मनुस्मृति में सरस्वती और दृश्यवती के बीच के स्थान को किस नाम से पुकारा जाता था? तो ब्रह्मऋषि देश के नाम से पुकारा जाता था। अगला कि हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इनके लोहे के हथियार और कृषि औजार बनाए जाते थे, ये अपना कथन असत्य है, ठीक है। चलिए अगला है लोहा तो उस समय पाया ही नहीं जाता था। कि सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन के संबंध में असत्य कथन की पहचान करो। तो धार्मिक जीवन के संबंध में असत्य कथन की बात करें तो ये लोग प्रमुख रूप से प्राकृतिक शक्तियों से उपासक थे, बिल्कुल। यह बलि प्रथा, जादू टोना आदि अंधविश्वास प्रचलित थे, बिल्कुल। मृतक संस्कार सबको गाड़ कर या दाह क्रम किया जाता था, बिल्कुल। इनमें से कोई सा भी गलत नहीं है, यानी साइबर के सभी सही है। अगला है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या है? तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी दोस्तों प्रभावशाली सूचना की प्रक्रिया है। अगला ई शासन की ई पंजीकरण सेवा क्या है? तो ई शासन की ई पंजीकरण सेवा अपने संपत्ति का पंजीकरण व स्थानांतरण करवाना है। अगला कि किसी लेखक द्वारा किसी दूसरे की भाषा, विचार, उपाय, शैली आदि का अधिकांशतः नकल करते हुए अपनी मौलिक कृति के रूप में प्रकाशन करना क्या कहलाता है? दोस्तों अपने कॉपीराइट की तरह है ये, ठीक है, कि किसी लेखक द्वारा किसी दूसरे की भाषा, विचार, उपाय, ठीक है, शैली आदि का जो अधिकांशतः जो नकल करते हुए अपनी मौलिक कृति के रूप में प्रकाशन करना क्या कहलाता था? दोस्तों ये अपने कहलाता था किस नाम से? ये अपने साहित्यिक चोरी कहलाता था, यानी किसी की साहित्यिक चोरी करना, ठीक है। अगले इंटरनेट प्रौद्योगिकी में HTML का आशय क्या है? HTML का आशय पूछ ले तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अगला कंप्यूटर की सिस्टम यूनिट से प्राप्त
कंप्यूटर की सिस्टम यूनिट से प्राप्त निष्कर्षों को मानवीय भाषा में प्रयुक्त करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? तो मानवीय भाषा के रूप में बात करें कंप्यूटर की भाषा को, तो मानवीय भाषा में उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसको दोस्तों अपन आउटपुट युक्ति बोल सकते हैं, ठीक है, आउटपुट युक्ति। अगला, आधुनिक मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन है? तो आधुनिक मनोविज्ञान का जन्मदाता विलियम वुंट है, ठीक है, मेरे हिसाब से। तो आपके हिसाब से क्या है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगला है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे वयस्कों और समन्वय के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं, ना कि अपने आप, ठीक है। अगला कि निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद के लिए उपयुक्त नहीं है? तो एक बार ध्यान से पढ़ना कि निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो उपयुक्त नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो क्रीड़ा में भाग लेना सही है, क्रॉसवर्ड पहेली काम करना सही है, पठन करना सही है, लेकिन आसान जीवन शैली ये अपना इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि रेमंड केटल द्वारा कितने व्यक्ति कारक प्रस्तावित किए गए हैं? तो रेमंड केटल के द्वारा कितने व्यक्ति कारक प्रस्तावित किए गए हैं? अपने 16 ही है, हाँ 16 ही है, ठीक है। अगला है कि रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? तो अपने किया जाता है बुद्धि के मापन में। अगला है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना। अगला है कि दृढ़ कथन कहता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक है, लेकिन कारण कहता है कि अभिप्रेरणा अभिप्राय को स्पष्ट करती है और लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है। तो कौन सा इनमें से सही है और कौन सा इनमें से गलत है, इसके बारे में बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा ए एवं आर दोनों ही बिल्कुल सही हैं। अगला है कि स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए? क्योंकि प्रत्येक छात्र विशिष्ट महसूस करवाने हेतु निम्न में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? तो कौन सा सिद्धांत है दोस्तों? क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, ठीक है। चलिए, अच्छा एक मिनट दोस्तों, इसका है कि स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उनको समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ हो रहे हैं या नहीं। राइट आंसर 4 आ जाएगा, ना कि फर्स्ट, ठीक है। ये गलत, ठीक है। चलिए, और इसका क्या आ जाएगा? निम्न में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? तो इनमें से आ जाएगा अपना फर्स्ट, क्रिया प्रसूत अनुबंध। अगला कि गैनिक ने अपनी पुस्तक दी कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने के कितने प्रकार बताए हैं? दी कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने के प्रकार आपसे पूछ ले तो गैनिक ने कितने प्रकार बताए हैं? दी कंडीशन ऑफ लर्निंग, तो उनमें दोस्तों बताए हैं 8 प्रकार। और 8 प्रकार कौन कौन से थे? ध्यान लगा के सुनना, मुझे भी याद है, ठीक है। पहला था संकेत अधिगम, और दूसरा था उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, तीसरा था गत्यात्मक संकलन, और चौथा था शाब्दिक संकलन, और पांचवा था अप्रत्यय विविधन, छठा था संप्रत्यय अधिगम, और सातवां था समस्या समाधान शायद लास्ट में, हाँ। फिर आता था अधिनियम अधिगम, फिर समस्या समाधान, ठीक है। कुछ ये 8 प्रकार थे। मुझे कमेंट करके बताना कि सही है या गलत है, ठीक है। चलिए, अगला है कि करके सीखना सिद्धांत किस विधि पर आधारित है? तो करके सीखना सिद्धांत अपनी किस विधि पर आधारित है? दोस्तों ये अपनी विधि है परियोजना विधि पर आधारित है। अगला है कि एक विशेषण, इसमें परियोजना विधि आएगा, हाँ। करके सीखना परियोजना आएगा, प्रयोगशाला परियोजना आएगा, परियोजना विधि। अगला कि एक शिक्षण व्यू रचना जिसमें ग्राफिक्स उपकरणों का उपयोग विद्यार्थी को किसी विषय के ज्ञान को व्यक्तिगत एवं निरूपित करने में सहायता देने के लिए किया जाता है, क्या कहलाती है? तो वो दोस्तों अपने संकल्पना मानचित्रण कहलाती है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण को एक अंतःक्रियात्मक वातावरण में ज्ञान एवं कौशलों को ग्रहण करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता हेतु पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण को निश्चित रूप से रचनाशील सौंदर्य की समीक्षात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने वाली विधियों को अपनाना चाहिए तथा बच्चों को समाज में हो रहे परिवर्तनों के समझ हेतु अतीत एवं वर्तमान के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए सक्षम करना चाहिए। का संदर्भ किससे है? तो इसका संदर्भ आपसे पूछ ले तो आपको बताना है, इसका संदर्भ राष्ट्रीय पाठ्य रूपरेखा 2005 से इसका संबंध देखने को मिलता है। अगला है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावित बनाने के लिए आवश्यक होगा। तो शिक्षण को प्रभावित बनाने के लिए आवश्यक होगा, किस तरह से आवश्यक होगा?
तो ये अपने साहित्यिक स्रोतों का समालोचन विश्लेषण करना, चाहे वह कितनी भी पुरानी हो। और दूसरा है कि स्रोतों के ट्राइएंगुलेशन यानी त्रिकोणीय को प्रमुखता देना। तो राइट आंसर केवल बी और डी, ठीक है, बी और डी राइट आंसर आ जाएगा। अगला है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अनुसार निम्न में से कौन सा ग्लोब का प्रकार नहीं है। तो इनमें से कौन सा ग्लोब का प्रकार नहीं है सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अनुसार? तो इनमें से दोस्तों भौतिक ग्लोब है, राजनीतिक ग्लोब है, खाका ग्लोब है, लेकिन प्रतिमान ग्लोब का उदाहरण नहीं है। अगला है कि एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक ने एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा उन्नत की है, लेकिन उसे परीक्षा की विश्वसनीयता पर संदेह है। इस परीक्षण की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? तो इसके लिए दोस्तों उसे पुनः परीक्षण विधि का प्रयास किया जाना चाहिए। अगला है कि कौन सा नैदानिक परीक्षाओं का उद्देश्य है? तो कौन सा नैदानिक परीक्षाओं का उद्देश्य है? अधिगम को बेहतर बनाना, विषय में रुचि विकसित करना, आत्मविश्वास व मनोबल बढ़ाने में सहायता करना, उपरोक्त सभी। अगला है कि सामाजिक अध्ययन विषय को अलग विषय के रूप में अध्ययन करवाने की सिफारिश की थी। तो इसकी सिफारिश दोस्तों आपसे पूछ ले कि किस आयोग के द्वारा की गई थी कि सामाजिक अध्ययन विषय को अलग विषय के रूप में अध्ययन करवाना चाहिए। तो ऐसा करने वाले थे मुदालियर आयोग के द्वारा। अगला है कि लास्ट प्रश्न है कि अनुदेशात्मक उद्देश्यों के लेखन हेतु दिए गए विभिन्न उपागमों में से कौन सा उपागम ज्ञानात्मक एवं भावात्मक उद्देश्यों को समाहित करता है? दोस्तों ये करता है मैगर उपागम, ठीक है। कौन करता है? मैगम उपागर करता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया अपना मॉडल पेपर 5। वीडियो को लाइक करना पसंद आए तो, ठीक है। अगर ना पसंद आए तो कमेंट में करना कि क्यों नहीं पसंद आई। हमने आपके लिए इतनी मेहनत की है तो आपको क्यों नहीं पसंद आएगी, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए, इस मॉडल पेपर 5 की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। वहां पे भी मैं साइकोलॉजी के प्रश्न ऐसे ही करवाते रहता हूँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आपको आपके सामने 2 वीडियो प्रस्तुत हो रही है, इनमें से किसी एक पर क्लिक करो और भी मॉडल पेपर देखिए, ठीक है। धन्यवाद।